नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज भी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। पहला क्वेश्चन है, विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। कथन ए है, वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्रायः इतिहास और इसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं। ये सही है। कथन बी है, इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। दोनों सही है। कथन ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या है। अब देखिए, जब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ कई सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे ए और बी दोनों सही हैं, ए बी की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है बी गलत है, बी सही है ए गलत है, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा है। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा सत्य है। अब देखिए, यहाँ कथन ए होगा। कथन ए है, भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने, प्रशासक जो गवर्नर होते थे उनकी बात हो रही, भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता और असुरक्षा की काल अवधि के रूप में देखा था। बिल्कुल सही है। फिर है, कथन बी है, इस काल अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के ह्रास होने की वजह से हुआ था और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। दोनों कथन सही है और बी ए की सही व्याख्या है। ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सत्ता का उदय कैसे हुआ भारत में? मुगल सत्ता के कमज़ोर होने से। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुई। किस अकाल को विपत्ति के समुद्र कहा गया है? तो उड़ीसा में अकाल पड़ा था 1866-67 में, उसी को कहा गया था विपत्ति का समुद्र। तो ये भी प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए, रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये लिखी गई है। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया ये भी लिखी गई है। प्रेजेंट डेज ये भी विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा है, लेकिन वॉइस ऑफ द सिटी ओ हेनरी ने लिखा है। पॉरस्पस ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यू डिगली ने। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? शहजादा फिरोज शाह ने। पंजाब और बंगाल की सीमाओं की चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? 6 सप्ताह का। किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफ़ी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा भारतीय परंपराओं में जकड़े हुए हैं? तो ये चार्ल्स वुड ने कहा था भारतीय लोगों के बारे में। किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलासानी पेदन्ना, इसका नाम ही ऐसे है, दरबारी कवि था, आपको बताना किसके शासनकाल में था। अलासानी पेदन्ना ने मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है और इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे अलासानी पेदन्ना। किस शासक को अबला बाबा और जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, या हम कह सकते हैं अबला बाबा और जगत गुरु के नाम से जाना जाता था? तो ये बीजापुर का शासक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन सा समाचार पत्र 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? नवजीवन। ये 1932 में हरिजन बंधु नाम से प्रकाशित होने लगा। किस शासक के अंतिम शासनकाल में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों से बनानी आरंभ कर दी गई, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था? तो जहांगीर के समय। अब पित्रा ड्यूरा क्या होती? एक सजावट की शैली होती थी। इसमें क्या होता था कि जो दीवार होती थी उसमें फूल पत्ती जो बनाई जाती थी, उसमें पत्थरों की जड़ावट की जाती थी, यानी पत्थर जड़ दिए जाते थे। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग हमारे इसी चैनल पे सर्च कीजिए पित्रा ड्यूरा क्या है, तो मिल जाएगा आपको, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। किताब नौरस की रचना किसने की?
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। इसने किताब नौरस की रचना की थी। प्रथम अकाल आयोग की स्थापना किसने की? प्रथम अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड लिटन ने की थी, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। कौन यह बताता है कि 13वीं सदी, यहाँ सदी होगा, 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी और भारतीय संगीत का शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जाता था? जियाउद्दीन बर्नी ने बात कही है। मदन ए सिफाय सिकंदर शाही किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। ये ग्रंथ है आयुर्वेद से संबंधित। कश्मीर के शासकों में से किसे राजतरंगड़ी में तुरुस्क और मूर्तिभंजक बताया गया है? लोहार वंशीय शासक हर्ष। लोहार वंश का शासक था हर्ष। ये एक विद्वान भी था और कवि भी था, कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। और ये जो राजतरंगड़ी के लेखक कलहड़ थे वो इसी के दरबारी कवि थे, हर्ष के दरबार में रहते थे कलहड़। तो ये हर्षवर्धन नहीं है, ध्यान में रखना। देखिए हर्षवर्धन वर्धन वंश का था, यानी पुष्यभूति वंश भी उसको बोलते हैं, तो वो दूसरे वंश से संबंधित है हर्षवर्धन, और ये हर्ष है तो ये लोहार वंश से संबंधित है। कश्मीर में लोहार वंश था, उसी से संबंधित है ये। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कश्मीर का नीरो अगर पूछ ले अगली बार कि कश्मीर का नीरो किसे कहते हैं तो हर्ष को कहते हैं। अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? चतुर्थ स्तंभ लेख। अब देखिए कभी कभी चतुर्थ शिलालेख लिख देता है तो वो गलत हो जाएगा, शिलालेख नहीं, चतुर्थ स्तंभ लेख। शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? नालंदा में बनवाया गया था। और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। जावा के शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर पाल शासक देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। 5 गांव दान में देने का मतलब ये है कि 5 गांव का जो राजस्व प्राप्त होगा वो राजस्व दिया था एक प्रकार से। अब देखिए कथन देखिए, हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, यानी हम लोग विदेशी भाषाओं को बोल सकते हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क, अरब यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी जुबान नहीं बोल सकते, उसको बोलने में असमर्थ है। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती दिया, पंचतंत्र की कहानियाँ दी और शतरंज दिया है। यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का है। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से कहाँ भेंट की थी? वैशाली में भेंट की थी। समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि प्रयाग स्तंभ अभिलेख से नहीं होती है? तो देखिए शासकत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, ये बिल्कुल सही है। वह कवि था, समुद्रगुप्त एक कवि भी था, ये भी सही है। उसकी माता कुमार देवी थी, ये भी सही है। उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो ये डी वाला हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक दंत्यदुर्ग ने उज्जैनी में एक समारोह का कौन सा समारोह संपादित किया था? हिरण्यगर्भ, इसको एक संस्कार है, हिरण्यगर्भाधान समारोह का आयोजन किया था। सल्तनत काल में गया कहाँ है? बिहार में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। वह सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस भाग से ईर्ष्या करता है। इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसा कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। यह कथन किसका है? तो एसामी का है, मध्यकालीन इतिहासकार है एसामी। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। बदायूं गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। देखिए पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये 2015 का मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो पहले के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते थे, लेकिन जो अब प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं। तो पहले इतना कठिन प्रश्न नहीं आता था, अब थोड़ा उसका पैटर्न चेंज हो गया है। तो जब मैं आपको 2018, 19, 20, 21, 22, 23
ये सब जब प्रश्न कराऊंगा तो आप देखेंगे कि प्रश्न का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। तो फिलहाल अभी मैं 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आपको सही मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कुप्याध्यक्ष, ये वन संपदा का अध्यक्ष होता था। ये मौर्य काल के सारे अधिकारी दिए हुए हैं। सन्निधाता कोषागार का अध्यक्ष, पन्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष। किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कहापड़ का दंड दिया जाएगा? ये मल्लों ने कहा था। कुशीनगर के मल्ल जो होते थे वो बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे। तो जब कुशीनगर में गए बुद्ध तो उनका स्वागत किया गया और मल्लों ने घोषणा की कि अगर कोई महात्मा बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा तो उनको 500 कहापड़ देने पड़ेंगे। कहापड़ यानी एक प्रकार से मुद्रा होती थी, धन, आप धन कह सकते हैं इसको। झोकर संस्कृति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? चनहूदड़ों में, पाकिस्तान के चनहूदड़ों में। ऋग्वेद में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत देता है? तो 2 नदियां हैं, स्वास्तु और गोमल। ये अफगानिस्तान में आर्यों के संबंध का संकेत देती है। हालांकि ये चारों नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं, कुंभा, कुर्मू और स्वास्तु और गोमल। लेकिन अगर ये पूछे कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत, तो सिर्फ 2 नदियां, स्वास्तु और गोमल। सही मिलान करना है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका, प्लिनी ने नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका और स्ट्रेबो ने जियोग्राफी लिखी। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था। ये क्वेश्चन इसका थोड़ा सा, 1 मिनट, देखिए ये क्वेश्चन सही मिलान नहीं होगा यहाँ पे। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन किसमें नहीं किया गया? क्वेश्चन ये होगा, देखिए रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं मिलता है? तो देखिए हर्षचरित में मिलता है, नाट्य दर्पण में मिलता है, मजमत उल तवारीख में मिलता है, लेकिन मुद्रा राक्षस में रामगुप्त के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। देखिए गुणचंद्र द्वारा रचित नाट्य दर्पण में रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, हर्षचरित में मिलती है, अबुल हसन अली द्वारा रचित मजमत उल तवारीख में मिलती है, लेकिन मुद्रा राक्षस में नहीं मिलती है। हूण नरेश मिहिरकुल द्वारा पराजित कौन हुआ था? यशोधर्मन, सॉरी ये यहाँ यशोवर्धन होगा, यशोवर्धन होगा। 6ठी शताब्दी में यानी कि 530 ईस्वी में मालवा के पराक्रमी शासक यशोवर्धन ने मिहिर कुल को बुरी तरह परास्त किया था। तो मिहिर कुल किसके द्वारा पराजित हुआ था? यशोवर्धन के द्वारा। इसका उल्लेख मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके उपलक्ष्य में यशोवर्धन ने राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। मिहिर कुल शैव धर्म को मानता था और बौद्धों का घोर शत्रु था। तो मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? यशोवर्धन। ये यशोधर्मन नहीं होगा, यशोवर्धन होगा। सही मिलान करना है। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने शक्रोपम और कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। सिंधुराज ने नवसाहसांक और बल्लाल सेन ने निःशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो वो गार्गी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। सिंधु सभ्यता से संबंधित ये सही मिलान आपको करना है। तो किसने कहा कि जो आर्य आक्रमण, सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो आर्य आक्रमण से हुआ था? तो ये आरपी चंद्र व मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है। सिंधु नदी के प्रवाह के क्रम में परिवर्तन से हुआ है सिंधु का विनाश, ये एच.टी. लैम्ब्रिक ने कहा है। शुष्कीकरण यानी सूखा पड़ गया, एल.आर. मुगल ने कहा है। निरंतर बाढ़ के आने से रॉबर्ट एल. रेक्स, जॉर्ज एफ. डेल्स, ये 2 विद्वान हैं, जॉर्ज एफ. डेल्स और रॉबर्ट एल. रेक्स। इन्होंने कहा निरंतर बाढ़ आया था सिंधु सभ्यता में, इस कारण उसका विनाश हुआ है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। लगभग 30 से 35 के बीच में हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं।
थोड़े क्वेश्चन कम लिए थे मैंने। आगे भी हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको आप पढ़ते जाइए। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो रिपीट हुए हैं तो रिपीट हो भी सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।